नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यु। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम दो टॉपिक को जानेंगे और इससे पहले दोस्तों एक पार्ट इसी का आप मान क्या सकते हैं, वो इसका पार्ट है ही और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने बनाया था। वो है क्या होती है मानहानि। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखें, क्योंकि वहां पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आर्टिकल 19 क्लाज फर्स्ट सब क्लाज ए वर्सेस मानहानि का जो मामला है, जिसका उल्लेख सेक्शन 499 में किया गया है, डिफर्मेशन केस का मामला है, वहां पर उन दोनों की मैंने तुलना की है। तो यहाँ पर आप मानहानि का मामला नहीं जानने वाले हैं। यहाँ पर हम आज वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, क्या गाली देना, क्या किसी व्यक्ति के चरित्र पर लक्षण लगाना, या फिर आपने कोई भी बातें कही, अर्थात एक तरीके से आज हम जो आर्टिकल 19 क्लाज फर्स्ट सब क्लाज ए है उसका विस्तार रूप देखने वाले हैं। तो अगर मानहानि वाला मामला आप जानना चाहते हैं तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए। और यहाँ पर हम आज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मामले को विस्तार से जानने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या क्या मामला जान सकते हैं कि जैसे हमारे अंदर भ्रम हो सकता है, हमें गलतफहमी हो सकती है, हमें अधूरी जानकारी हो सकती है कि हमें तो अधिकार मिला है या तो हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पर आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, उसके अंतर्गत क्या आप हेट स्पीच दे सकते हैं, क्या आप किसी व्यक्ति को गाली दे सकते हैं, क्या प्रावधान है और क्या सीमाएं हैं, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। मैं कोई मास्टर नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं और देखना है इस दोस्त की कितनी लोग हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, जैसे थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करूं तो आप फंडामेंटल राइट में बहुत से अधिकार दिए गए हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो आज डिस्कस होनी ही वाली है, यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी ही। लेकिन जैसे कि अगर आप सोचें कि यहाँ पर एक स्वतंत्रता, मान लीजिए आपको कहीं पर आने जाने के लिए रोका नहीं जा सकता, ये तो स्वतंत्रता हुई। ये मैं पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक स्वतंत्रता आपको मिली, लेकिन यहाँ पर सीमा क्या लगाई गई, जो एसटी वर्ग के लोग हैं उनकी कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं कि आप यहाँ नहीं जा सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपको स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लग गई, एक सीमा लग गई। तो ये हमारा मूल मतलब है। दूसरा, आप किसी भी व्यवसाय को कर सकते हैं। ये आपको कौन बता रहा है? संविधान बता रहा है, फंडामेंटल राइट है ये आपका। आप इसके लिए न्यायालय भी जा सकते हैं, लेकिन संविधान ने यहाँ पर भी सीमा लगा के रखी है। कौन सी? कि आप अफीम की खेती नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप अफीम की खेती करना स्टार्ट कर दें और कहें कि यह तो मेरा फंडामेंटल राइट है। दूसरा मामला अगर हम देख चुके, तो अब हम तीसरा मामला अगर देखने की कोशिश करें तो आप किसी भी व्यवसाय को कर सकते हैं। आप जैसे कि व्यवसाय का मामला तो हमने समझ लिया कि आप अफीम की खेती नहीं कर सकते। अब इसके बाद अगर मान लीजिए मैं कोई व्यक्ति हूं, तो अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे डिग्री लेनी होगी। मुझे ऐसा नहीं कि मैं कोई भी झोला छाप डॉक्टर बन जाऊं और जांच हो तो फिर कहूं यह तो मेरा अधिकार है। ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर किसी भी पेशे को अपनाने के लिए आपको जो विशिष्ट पेशे हैं, आपको वकील बनना है, आपको जो इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए एक खास डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास छापा पड़े, कार्रवाई हो तो आप कहें या तो मेरा फंडामेंटल राइट है। ऐसा नहीं है। तो हमें क्या है कि अधूरी जानकारी से बचना है। ये पूरी पृष्ठभूमि हो गई। तो बहुत सी चीजों को यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया, बहुत सी बातों को यहाँ पर मैंने बता दिया, और बातें विस्तार से हम पॉलिटी की क्लास में देखेंगे। तो अब हम फंडामेंटल राइट के जो पहला पार्ट है, जिसे हम आर्टिकल कौन सा कह रहे हैं, 19 कह रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग गलत पढ़ते हैं, इस बात को भी आप समझे। इसे पढ़ने का सही तरीका विधि की भाषा में क्या है, आर्टिकल 19 क्लाज फर्स्ट सब क्लाज ए है। कुछ लोग इसे 19(1)(a) पढ़ देते हैं। तो अगर इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ दोनों जो ये लिखे जा रहे हैं इनमें क्या ही फर्क कर पाएंगे। ये मामला पूरा हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए सबसे ज्यादा समझना जरूरी क्या है, हेट स्पीच समझना है। तो यहाँ पर जो सीमाएं लगी हैं, ये हमारे लिए कौन कौन सी सीमाएं हैं, इनको जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो स्वतंत्रताएं हमें मिली हैं वो
असीमित नहीं है, वो सीमित हैं, वहां पर सीमाएं लगाई गई हैं। जैसे कि अगर सीमाओं की बात की जाए कि जो संप्रभुता है उससे जुड़ा, उसकी अखंडता से जुड़ा आप कोई भी नारा नहीं दे सकते, कोई सम्मेलन नहीं कर सकते, और राज्य की जो सुरक्षा है उसके लिए घातक कोई अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सीमाएं लगा दी गई, यहाँ पर आपको रोका जा रहा है। ऐसी स्पीच देने के लिए ऐसी बातें बोलनी जानी नहीं चाहिए जो कि राष्ट्र विरोधी हो जाएं, राज्य की सुरक्षाओं का विरोध करना स्टार्ट कर दें। ये पूरा मामला हो गया। इसके साथ साथ अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ आ रहा है तो आप उसके खिलाफ कोई भी भाषण नहीं दे सकते। मान लीजिए अभी जापान के पीएम हमारे यहाँ आए थे, तो ऐसा नहीं कि जिनके साथ हमारा मित्रवत व्यवहार है, जैसे जब चीन के साथ हमारा व्यवहार खराब हुआ था तो हमने चीन का बाइकाट किया, बहुत से सामान जलाए गए, उनके जो राष्ट्रपति हैं उनका पुतला तक जला दिया गया, उनके बैनर लगाए गए। तो ये सब क्या हुआ, ये हमारे लिए एक अगला पक्ष है। और दूसरा जो हमारे लिए संविधान में पक्ष दिया गया है वो ये है कि किसी भी विदेशी राज्य से मित्रतापूर्ण अगर संबंध है तो उसके खिलाफ आप कोई भी ऐसी स्पीच नहीं दे सकते जिससे कि कोई मामला, हमारा जो संबंध है वह खराब हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर लोक व्यवस्था की बात की गई कि अगर आपका भाषण ऐसा ना हो कि वह दंगा भड़का दे, तो लोक व्यवस्था के अंतर्गत ये बातें आ गई। और इसके साथ साथ सदाचार, नैतिकता और पोर्नोग्राफी का यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, और यही बात कहाँ चली जाएगी, हेट ऑफ स्पीच में, अभी उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट ऑफ स्पीच दोनों आज की वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। तो ये बात हो गई, ये सीमाएं हैं। अगर आप किसी सदाचार को बिगाड़ने के लिए, नैतिकता को बिगाड़ने के लिए, या तो फिर पोर्नोग्राफी, किसी आप जंक्शन में जैसा कि आपने देखा ही है, उसमें ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, तो वहां पर अगर आप पोर्नोग्राफी चला दे रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस में पोर्नोग्राफी चला दे रहे हैं, तो यहाँ तक अगर इस तरीके के मामले हैं तो फिर वहां पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ पर आपने सीमा क्रॉस कर दी। इसके साथ साथ जो सीमा है वहां पर एक और सीमा दी गई है कि न्यायालय की अवमानना, जैसे न्यायालय का निर्णय आया तो आप उसके खिलाफ भाषण दे रहे हैं, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि आप सीमा को क्रॉस कर रहे हैं। और अगला होता है मानहानि। जैसा कि मानहानि का मामला यहाँ पर मोदी वर्सेस राहुल चल रहा है। यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि क्योंकि उन्होंने मोदी जो ये भाषण दिया था कि जो मोदी सरनेम वाले हैं वो सभी लोग, मतलब जो चोर हैं उनके सरनेम मोदी क्यों होते हैं, इस टाइप का उन्होंने भाषण दिया था। और इससे पहले नितिन गडकरी और केजरीवाल जी का मामला मैंने मेंशन कर दिया है, तो मानहानि का मामला यहाँ पर भी आया और मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। इसके साथ साथ अपराध के लिए अगर आप उकसा रहे हैं, उद्दीपन शब्द का यूज किया जा रहा है, तब भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि आप सीमा क्रॉस कर रहे हैं। तो आर्टिकल 19 क्लाज फर्स्ट सब क्लाज ए का बहुत अच्छे से विस्तार कर दिया मैंने, सभी बातें समझा दी। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है जिसे हम हेट ऑफ स्पीच कह रहे हैं। तो हम हेट ऑफ स्पीच में क्या क्या बातें आएंगी, कौन कौन से तत्व शामिल होंगे और क्या परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी बातें वहां पर इंक्लूड की गई हैं, उन सबको अब हम समझने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर सेकंड शुरू होता है। तो दोस्तों, हेट ऑफ स्पीच को अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो भाषा या अभिव्यक्ति जो नस्ल, जातीय, लिंग, यौन अभिविन्यास, धर्म, आयु, शारीरिक या मानसिक विकलांगता और अन्य जैसे गुणों द्वारा पहचाने गए सामाजिक समूह में सदस्यता के, कोई व्यक्ति कोई सदस्य है, सदस्यता के आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को बदनाम करती है। तो यहाँ पर अगर इतने तत्व शामिल हो रहे हैं, जैसे आप किसी लिंग को टारगेट करके कोई बातें बोल रहे हैं, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि, मतलब मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, नहीं तो आप गलत समझ जाए कि जो थर्ड जेंडर हैं वो बहुत बुरे होते हैं, ये है वो है, इस तरीके की अगर आप भाषण दे रहे हैं तो ये आप हेट स्पीच के अंतर्गत आ रहे हैं, क्योंकि आप उस समूह को, उस लिंग को टारगेट करके उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम हेट स्पीच की बात करें तो हेट स्पीच में विशेषण और अपशब्द शामिल होते हैं। यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर आप कोई भी अपशब्द यूज कर रहे हैं, कितने तत्व के लिए, किसी धर्म को, किसी जात को, किसी अभिविन्यास को टारगेट करके, तो वहां पर आपके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि आप हेट स्पीच दे रहे हैं। इसके साथ साथ ऐसे बयान जो दुर्भावनापूर्ण रूढ़वादिता को बढ़ावा देते हैं और किसी समूह के खिलाफ हिंसा या घृणा भड़काने के उद्देश्य से दिया गया है, उसे हम हेट स्पीच के अंतर्गत लाएंगे। यहाँ पर गौर कीजिएगा, वहां पर मैंने बता दिया है जो कि अगर आप कोई व्यक्ति है उसके खिलाफ कुछ छाप कर
अगर आप उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह भी मानहानि के अंतर्गत आता है। अगर आपने उसे प्रिंट करके बेचने की कोशिश की तो वह भी मानहानि के अंतर्गत आता है। तो सो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मानहानि वाला वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो बताया जा रहा है कि अभद्र भाषा में अशाब्दिक चित्र और प्रतीक भी शामिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब हम उदाहरण से इस बात को अगर क्लियर करने की कोशिश करें तो यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है नाजी का जो स्वास्तिक है उसे, और इसके साथ साथ पोर्नोग्राफी के जो पोर्नोग्राफी, गौर कीजिएगा पीछे मैंने आपको केयर किया था, ध्यान दिलाया था, पोर्नोग्राफी सभी को विशेष प्रकार के लोगों और समूहों द्वारा अभद्र भाषा ही माना जाता है। इसके साथ साथ अभद्र भाषा के आलोचकों का तर्क है यह न केवल अपने पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाता है और जब यह हिंसा को उकसाता है तो यह शारीरिक नुकसान पहुंचा ही देता है। मैं किसी व्यक्ति को गाली दे रहा हूं तो सबसे पहले वह उसके मन स्थिति को चोटिल करेगा, फिर अगर वह हिंसा करने लगा तो वह शारीरिक हिंसा में बदल जाएगी, शारीरिक नुकसान पहुंचाएगा। तो हेट ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। दोस्तों अब हम थर्ड टॉपिक को समझने वाले हैं, हेट स्पीच और रिलीजन से जुड़ा मामला, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे लिए कौन कौन सी सजाएं हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं, उन सबको कंप्लीट कर लेना हमारा पूरा कर्तव्य है ताकि हम सब कुछ समझ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, रिलीजन एंड हेट स्पीच। दोस्तों आईपीसी की धारा 295A में बताया गया है कि अगर आपने जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण नजरिए से किसी भी धार्मिक भावना को आहत करने का प्रयास किया तो यहाँ पर उस बात का उल्लेख कहाँ पर किया जा रहा है, यह किया जा रहा है आईपीसी की 295A वाली धारा में किया जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आगे इस बात का विस्तार किया जा रहा है वो ये है कि अगर आपने किसी पवित्र पुस्तक या पवित्र वस्तु या फिर किसी पवित्र स्थल को नष्ट किया तो यहाँ इस बात का उल्लेख कहाँ पर किया जा रहा है, यह किया जा रहा है धारा 295 में। अर्थात धारा 295 हमें किस बारे में बताती है, किसी पवित्र पुस्तक के नष्ट करने में, किसी पवित्र वस्तु को, किसी पवित्र स्थल को नष्ट करने के विषय में अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है या फिर यह दोनों हो सकता है। और इसके साथ साथ जो हमारी धारा 153A है वह बताती है कि आपने ऐसी कोई बातें बोली जिससे धार्मिक टकराव हो सकता है, जिससे कि भाषाई टकराव हो सकता है, जिससे कि जातिगत टकराव हो सकता है, तो फिर यहाँ आपको 3 साल का कारावास होगा। तो आप आशा करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। जैसे कि अगर कोई मैं ए धर्म से बिलोंग करता हूँ और बी धर्म के प्रति कोई अभद्र टिप्पणी किया तो यहाँ पर धार्मिक टकराव हो गया। अगर मैं ए जात से बिलोंग करता हूँ, बी जात के जो समुदाय हैं उनके खिलाफ कोई जातिगत टिप्पणी कर दिया तो यह भी किसके अंतर्गत आएगा, यह धारा 153A के अंतर्गत आएगा। और जैसे मान लीजिए मैं हिंदी भाषी हूँ और तमिल भाषी के खिलाफ कोई भाषण दिया तो यह भाषाई टकराव होगा और यहाँ पर जो कार्यवाही की बात होगी वह धारा 153A के अंतर्गत होगी। तो आशा करता हूँ पूरा मामला कंप्लीट मामला आप समझ पाए होंगे। तो आपसे निवेदन है कि जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।